तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम डेट 14 जुलाई 2023, शिफ्ट 2 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का उपयुक्त अर्थ हमें बताना है। ईडियम क्या है? मिस द बोट। ठीक है, अगर हम इसका हिंदी में लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होगा? नाव छूट गई। लेकिन अब ये ईडियम है तो उसका कुछ मीनिंग होगा। बीइंग टू लेट, बहुत देर हो जाना। मिसिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के अच्छे पलों को खोना या मिस करना। मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रेवल, अपनी यात्रा का माध्यम खोना। मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका चूक जाना। एक अच्छा मौका चूक जाना। ठीक है, तो मिस द बोट का मतलब मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका चूक जाना। इसका मतलब होगा मिस द बोट, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमें यहां पर बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको ठीक कर दूं मैं। चलिए, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या? ये है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि कानून और सरकारें आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? आइए देखते हैं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। ठीक है, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट मतलब आप समझते हैं ना, जो ईसाइयों के देवता होते हैं क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह के विरोधी। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। ठीक है, जो कोई अराजकता समझते हैं ना, जो अराजकता फैलाते हैं, जो कोई सरकार और कानूनों को नष्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब शत्रु। ठीक, तो एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली अपोज टू समथिंग और समवन, जो किसी चीज का विरोध करता है। ठीक है, जैसे इस मूवी में इस एक्टर ने एंटागोनिस्ट का रोल प्ले किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं विलेन भी, लगभग सिमिलर होता है ये विलेन। ठीक है, तो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी क्या होगा? अनार्किस्ट। जो लोग अराजकता फैलाते हैं, जो लोग दंगा करते हैं, जो कानून और सरकार के में विश्वास नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अराजकतावादी या अनार्किस्ट। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइंड आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ये कह रहे हैं 4 वर्ड जो है वो अंडरलाइन है और हमको जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है, उसको देखना है। ठीक है, चलिए आप एक सेकेंड मैं आपको देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्या कह रहे हैं? अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्पीकर इन एन एक्सटेम्पोर स्पीच। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड गिव स्पीच इंस्टेंटेनियसली। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि जो एक लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज रिक्वायर्ड। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता। ठीक है, बहुत सारी सहजता की जरूरत होती है स्पीकर से, वक्ता से, इन एन एक्सटेम्पोर स्पीच, एक ऐसा भाषण जो जिसको बोलते हैं तात्कालिक हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ना दिया गया हो, जिसमें कोई पेपर से ना पढ़ रहा हो, कोई टेलीप्रॉम्प्टर से ना पढ़ रहा हो।
उसमें बहुत सारी सहजता की ज़रूरत होती है, स्पॉन्टेनिटी की ज़रूरत होती है। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, स्पीकर को से आशा की जाती है कि वो आइडियाज पे, विचारों पे क्या करे, ब्रेनस्टॉर्म करे। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है विचार मंथन, बहुत सारा सोच विचार करे। एंड गिव स्पीच इंस्टेंटेनियसली, और तुरंत भाषण देने की, और तुरंत भाषण दे। इंस्टेंटेनियसली मतलब कोई काम इंस्टेंटेनियसली करने का मतलब कि उसको तुरंत करना, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियसली सही है, एक्सटेम्पोर सही है, ब्रेनस्टॉर्म सही है। गलती कहाँ है? गलती है स्पॉन्टेनिटी में। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता, और गलती क्या है? जरा सी गलती है। क्या गलती है? SPONTANEY, ठीक है। SPONTANEITY के पहले बीच में क्या है? यहाँ पर ई लगा हुआ है, ये इसकी सही स्पेलिंग है। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो इसमें से कहीं ना कहीं कोई एरर है, और अगर एरर नहीं है तो क्या कह रहे हैं कि नो एरर बताइए। तो हमको ये बताना है कि इसमें कौन से पोर्शन में एरर है। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। आफ्टर नोइंग ट्रूथ का मतलब सच्चाई जानने के बाद। ज्यूरी मतलब जो जज की बेंच होती है। द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन, ज्यूरी ने सही निर्णय लिया। इन द केस, मामले में। तो सच जानने के बाद ज्यूरी ने मामले में सही निर्णय लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो ट्रुथ है ना, TRUTH, जो सत्य है, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कि ये एक स्पेसिफिक नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है, विशिष्ट नाउन है, ठीक है, ये ट्रुथ। तो जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके आगे क्या लगता है? आर्टिकल द। यही गलती है इसके अंदर। तो ट्रूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानने के बाद, द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, ज्यूरी ने मामले में सही निर्णय लिया। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई? आंसर क्या हो गया? ये इसमें क्या होगा? आफ्टर नोइंग द यहाँ आएगा बीच में, ठीक है। इसका आंसर है 3rd। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक इन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये कह रहे हैं जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें ये जो वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक की हिंदी क्या होती है? सकारात्मकता या सकारात्मक, ठीक, सकारात्मक, ये ता हटा दिए, सकारात्मक, ठीक। आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद, राधा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, राधा ने अपने आप को तैयार किया, खुद को तैयार किया। टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज, उदास दिनों में भी अपने आप को सकारात्मक रहने का या पॉजिटिव रहने का उसने तैयार किया अपने आप को। तो स्टे मतलब है रहना, इंसिडेंट मतलब है घटना, ग्लूमी मतलब है उदास। तो पॉजिटिव का क्या है? पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, ठीक है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो गया? सकारात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन अ एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है और इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है।
तो जैसा कि हर क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस में जो फोकस है वो किस पर होता है, सब्जेक्ट पर, और पैसिव वॉइस में जो फोकस है वो किस पर होता है, या तो ऑब्जेक्ट पर और या फिर एक्शन पर। अब इस क्वेश्चन में वॉज द बैग पैक्ड बाई मैरी, क्या बैग मैरी ने पैक किया था। इसमें जो करता है, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, वो कौन है, मैरी। सब्जेक्ट क्या हो गया, करता मैरी। ठीक, तो हमें इसको एक्टिव वॉइस में लाना है। इसका मतलब पहली बात तो हमको जो सब्जेक्ट है उसको शुरू में लाना है। क्यों, क्योंकि फोकस मैरी पे होना चाहिए, सब्जेक्ट पे होना चाहिए। और पैसिव वॉइस में फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, और एक्टिव वॉइस में नहीं होता। तो क्या बैग मैरी के द्वारा पैक किया गया था। ठीक, ये है इसका मतलब। अब हमें इसको एक्टिव में करना है तो क्या करना पड़ेगा कि क्या मैरी ने बैग पैक किया था। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आप देख रहे हैं। ठीक, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो एक्टिव वॉइस होगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा शुरू में, डिड। क्यों, क्योंकि जब भी हमारा प्रश्नात्मक वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आता है। जैसे यहाँ देखिए, ठीक, ये सब्जेक्ट के पहले आया, इसी तरीके से यहाँ भी आएगा। तो डिड मैरी पैक द बैग, क्या मैरी ने बैग पैक किया था। डिड मैरी पैक द बैग, ये सही हो गया। ठीक, चलिए, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये है। ठीक है, आई होप आपको, क्योंकि इसमें आपको टेंस भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी एक्टिव पैसिव में। क्यों, क्योंकि देखिए वॉज है ना, पास्ट की बात है, तो वॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई, डिड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इन जम्बल्ड ऑर्डर। मतलब हमें क्या करना है, ये किसका क्वेश्चन है, PQRS का। पहले एक बार समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विदर। मैंने ये देखा कि पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी थी। विदर का मतलब क्या होता है, मुरझाना। ठीक, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मैं विशेषतया इसके ऊपर गर्व करता हूँ, या मुझे इस पर विशेष रूप से गर्व है। नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड सेवरल विंटर्स, न केवल इसलिए कि यह कई सर्दियों तक जीवित रहा, बट बिकॉज इट ओकेजनली प्रोड्यूसेस लुशियस पीचेस, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह कभी कभी बहुत स्वाद वाले पीचेस प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। ठीक है, लशियस मतलब बहुत स्वाद वाली कोई चीज़, स्वादिष्ट। और पीचेस आपको मालूम है फल होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आड़ू, जिसमें नीचे एक गुठली होती है, ऊपर गूदा होता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना आड़ू। ठीक, अब द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस। तो ये जो पेड़ का एक सुरक्षित हिस्सा है, शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस, घर का जो सुरक्षित हिस्सा है, पेड़ उसके सामने उग गया। ठीक है, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस। तो पेड़ घर के एक सुरक्षित हिस्से में एक गर्म दीवार के सामने उग गया। ठीक, लास्ट समर आई स्पेंट मैनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंट्स क्रॉलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री। पिछली गर्मियों में मैंने बगीचे में कई दिन बिताए, स्पेंट मैनी डेज इन द गार्डन, वॉचिंग देखते हुए हजारों चींटियों को, जो कि उस बेशकीमती पीच के पेड़ के तने पे, ट्रंक मतलब तने पे, क्रॉल कर रही थी। क्रॉल मतलब रेंगना। ठीक है, आइए अब ये हमने पहली बात इसका हिंदी में मतलब समझ लिया। अब देखिए, ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री, ट्री की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले तो कहीं ट्री का कोई ना कोई इंट्रोडक्शन आया होगा। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, एक प्रोनाउन यूज हुआ है,
इसलिए ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वॉल, किसी ट्री की बात हो रही है, इसका मतलब उस ट्री का इंट्रोडक्शन पहले कहीं ना कहीं आया होगा। ठीक है। अब अगर आप ये देखें, लास्ट समर, पिछली गर्मियों में मैंने बहुत सारे दिन बिताए गार्डन में, हजारों चींटियों को रेंगते हुए अपने प्राइज पीच ट्री। ठीक, अब बता रहे हैं एक ट्री है पीच का, उसके तने पे जो चींटियां रेंग रही हैं, उनको, हजारों चींटियों को देखते हुए मैंने पिछली गर्मियां बिताई। तो उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो डी है, ये क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, प्राइज पीच ट्री को, और ये बता रहा है कि उसने थाउजेंड्स ऑफ एंट्स को रेंगते हुए देखा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस की, पैराग्राफ की शुरुआत डी से होगी। ठीक, अच्छा अब डी के बाद, अच्छा अब हमारा यहाँ अगर हम देख लें तो डी यहाँ से शुरू, इसमें एक ही सेंटेंस है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डी से शुरू हो रहा है। तो चलिए इसी को पकड़ लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि हमारी हेल्प हो जाएगी इससे। हम देखते हैं कि कहीं पर मिसफिट तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं ऑड लग रहा हो। डी के बाद सी, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस। अब यहाँ ट्री की बात बता रहे हैं और उससे ये लिंक हो रहा है, इसका मतलब डी के बाद सी बिल्कुल सही है। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट only because it has survived several winters, but because it occasionally produces luscious peaches। ये भी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। During the summer I noticed that the leaves of the tree were beginning to wither। ठीक, ये भी सही है, मुरझाने लगी थी पत्तियां। तो DCBA करेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही कि ज़बरदस्ती वो सेंटेंस बीच में आया हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, DCBA, क्योंकि हमने एक बात पकड़ ली कि इंट्रोडक्शन डी से हो रहा है, तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है यहाँ पर, इसको कौन सा ये सब्सटीट्यूट कर सकता है? तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन, यह तथ्य कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, इन हिज पर्सनल व्यू, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, उसको अपनी बौद्धिक भावना, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट मतलब बौद्धिक भावना देके, एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट्स ऑफ द फील्ड, उसको, यही बात एक मनुष्य को उठा देती है जो मैदान के या पृथ्वी के जो जानवर हैं उनसे ऊपर उठा देती है, यही बात। ठीक है, यह तथ्य कि ईश्वर ने एक आदमी को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण में बनाया है, यही बात उसको उठा देती है, उसकी इंटेलेक्चुअल स्पिरिट को, उसकी बौद्धिक भावना को उठा देती है अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। ठीक, अब हमें बात क्या करनी, पर्सनल व्यू, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। ओन ग्लोरी का मतलब उसकी अपनी महिमा, ग्लोरी मतलब महिमा। ओन कैपेसिटी मतलब उसकी अपनी क्षमता। ओन इमेज मतलब अपनी छवि, और ओन आइडिया मतलब अपना विचार। ठीक, तो जब ईश्वर ने किसी मैन को, एक मनुष्य को बनाया है, उसको बौद्धिक क्षमता देके अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण में, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी ओन इमेज में, अपनी व्यक्तिगत छवि में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक, अपनी महिमा में नहीं हो सकता, अपनी कैपेसिटी में नहीं हो सकता, अपना विचार नहीं हो सकता, अपनी छवि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इसका पर्यायवाची बताना है हॉस्टाइल वर्ड का, इसमें से कौन सा होगा। हॉस्टाइल मतलब होता क्या है, हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुता पूर्ण कोई चीज़। ठीक है, जैसे लिख के हम कहेंगे इंडिया हैज़ अ हॉस्टाइल नेबर, मतलब इंडिया का एक शत्रु पड़ोसी है। तो इसका सिनोनिम, पर्यायवाची बताना है। प्लेजेंट मतलब हो गया सुखद। हॉस्पिटेबल मतलब हो गया मेहमान नवाज या मेहमान, हाँ मेहमान नवाज, मेहमान नवाज। एम्पैथेटिक मतलब हो गया सहानुभूतिपूर्ण। और अनफ्रेंडली मतलब हो गया जो
मित्र ना हो या मित्रता पूर्ण व्यवहार ना करे। ठीक, तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करे मतलब जो मित्रतापूर्ण व्यवहार ना करे, अनफ्रेंडली। तो हॉस्टाइल का सिनोनिम क्या हो गया? अनफ्रेंडली। ये एम्पैथेटिक, सहानुभूति नहीं हो सकता, मेहमान नवाज नहीं हो सकता, सुखद नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग बुक्स इन पैसिव वॉइस। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये ध्यान देना आपको, विल आस्क एवरीवन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है और यहाँ दिखा है आस्क, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या कह रहे हैं कि यदि इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, क्या यदि बच्चे किताबें नहीं पढ़ रहे थे, ठीक, ये पूछना है तो इसको क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसका मतलब प्रश्नात्मक हमारा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में जैसे हमने अभी बताया कि फोकस किस पे होता है? सब्जेक्ट पे। पैसिव वॉइस में फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर या एक्शन पर। और दूसरी बात कि टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तीसरी बात, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ आ रहा है वर, ठीक है, और यहाँ आ रहा है आईएनजी। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हो गया। क्यों? क्योंकि वर और ए। तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत वर से होगी, तो हमने यहाँ वर लिख दिया। और जो अब पैसिव वॉइस में लिखना है, अब यहाँ पर फोकस क्या है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो इसका मतलब कि ये जो द बुक्स है ये हमारा फोकस अब इस पे होगा। तो वर द बुक्स, ठीक, नॉट अब अगर जो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें बीइंग के साथ वर्ब की फॉर्म आती है। वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो फोकस किसके ऊपर हो गया? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन, इसका एक सिंटेक्स होता है कि अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो हमारा अगर हमको एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो वर द चिल्ड्रेन, वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन, ये नहीं है। वर द बुक भी नहीं है। वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रेन, ये सही है, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। रेडी, रेडी का मतलब तैयार। शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स वाइल लिसनिंग टू द रेडियो। तो ये हमें इसका एक पर्यायवाची बताना है रेडी का, ठीक है। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वो व्यवस्थित तरीके से खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी या प्रिपेयर कर रही थी। यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स, सुसज्जित उपकरणों का यूज करते हुए। वाइल लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो सुनते हुए, ठीक। तो किसी चीज को रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार करना। और प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर का मतलब भी तैयार करना, ठीक है। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई ऑफिस मीटिंग, मैं अपनी ऑफिस मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। तो रेडी का पर्यायवाची प्रिपेयर हो गया, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इक्विप्ड मतलब सुसज्जित, ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित वे में, लिसनिंग मतलब सुनना, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार। तो बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या है? S1 और S6 ये दोनों फिक्स हैं और PQRS इसको हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये S1 और ये S6 ये दोनों फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस हैं और इनको हमको अरेंज करना है। चलिए तो पहले एक बार मतलब समझ लेते हैं। न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू टू थिंग्स, टू इन्फॉर्म एंड टू इंटरटेन। ये कह रहे हैं कि जो समाचार पत्र होते हैं विशेषतया
जो लोकप्रिय किस्म के होते हैं उनका एम होता है दो काम करना। पहली बात इन्फॉर्म करना, सूचना देना, एंड टू एंटरटेन और मनोरंजन करना। ठीक है, ओके। पी क्या है? Entertainment may be principally found in the center pages of the newspaper, in some of the feature articles and in some local news stories। ये कह रहे हैं कि जो मनोरंजन है वो मुख्य रूप से अखबार के सेंटर पेजेस में, मतलब मध्य जो उसके पृष्ठ होते हैं उसमें पाया जा सकता है। जो इसको फीचर आर्टिकल्स में, मतलब जो फीचर लेख होते हैं, एंड इन सम लोकल न्यूज स्टोरीज, और कुछ स्थानीय समाचारों में पाया जा सकता। ठीक है, क्या? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। अच्छा, क्यों क्या कहता है? द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेस इज टू इन्फॉर्म, कि जो पहले पन्ने पर जो संक्षिप्त समाचार रिपोर्ट है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इन्फॉर्म, सूचना देना। ठीक है। आर मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश डेली एंड द न्यूज़ रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अप टू द मिनट न्यूज़। ये क्या कह रहे हैं कि अधिकांश समाचार पत्र जो है वो प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, डेली, एंड द न्यूज़ रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अप टू द मिनट न्यूज़। और समाचार संवाददाताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास अप टू द मिनट न्यूज़ हो, मतलब नवीनतम न्यूज़ हो। ठीक है। In their news reports, they will aim to create a sense of immediacy। मतलब उनकी जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसमें उनका जो एम होता है वो मतलब ये होता है कि वो मतलब तात्कालिकता की भावना पैदा करना होता है। ठीक। टू कन्वे द इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन बताने के लिए कि दे हैव रश्ड द न्यूज़ टू द रीडर, कि उन्होंने पाठक तक समाचार बहुत जल्दी पहुंचा दिया है। एंड डेट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इज वेरी लेटेस्ट, और जो दी हुई जानकारी है वो क्या है? बहुत नवीनतम है। ठीक है। अब S6 जो कन्फर्म है वो क्या है? रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। रिपोर्टर जो है प्रामाणिकता की भावना भी पैदा करना चाहते हैं। दैट इज, जिसका मतलब ये है कि दैट देयर न्यूज़ इज़ एक्यूरेट एंड जेन्युइन, कि उनकी खबरें जो हैं वो एक्यूरेट है, सटीक है और जेन्युइन है, वास्तविक है। ठीक है। तो मतलब S1 और S6 हमारा जो है ये फिक्स्ड है। ठीक। चलिए, अब अगर आप इस PQRS को ध्यान से पढ़ें, ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे ये चीज़ें प्रैक्टिस से ज़्यादा आती हैं कि यहाँ लिखा हुआ इन देयर न्यूज़ रिपोर्ट्स दे विल एम टू, इन देयर न्यूज़ दे विल एम टू, किसकी बातें कर रहे हैं ये? ठीक, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। अभी जब प्लूरल की बात हो रही है तो ये प्लूरल कहाँ आया है? ये देखिए, मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली, ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर हैं वो डेली पब्लिश होते हैं। एंड द न्यूज़ रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अप टू द मिनट न्यूज़। अब ये जो न्यूज़ रिपोर्टर्स है ना, इनके लिए आ रहा है ये दे, कि इन अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में उनको ये एम करना पड़ता है क्या? कि सेंस ऑफ इमीडिएसी उनको बताना पड़ता है, कि मतलब तात्कालिकता की भावना पैदा करनी पड़ती है। किसको? न्यूज़ रिपोर्टर्स को। ठीक। तो उसका मतलब एक बात क्या हो गई कि न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं और उसके बाद उसको दे बोल रहे हैं। इसका मतलब एक बात तय हो गई कि आर आएगा जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर्स आ रहे हैं, और एस आएगा जिसमें देयर न्यूज़ और दे बोल रहे हैं, ये आर के बाद आएगा। ठीक है। तो ये बात हमारी कंफर्म हो गई। ठीक। उसके बाद जब ये देखिए आया न्यूज़ रिपोर्टर्स, ठीक, अब अगर आप S6 देखिए उसमें क्या कह रहा है? रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। सेंस ऑफ इमीडिएसी तो ये लोग बताते ही हैं, लेकिन ऑल्सो भी लगा है उसके बाद, रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट, यानी इसी सेंस ऑफ इमीडिएसी के बाद एक सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी भी आ रहा है, यानी कि इसके बाद एक ऑल्सो भी आ रहा है। इसका मतलब S के बाद S6 है। इसका मतलब जो भी हमारा 4 सेंटेंस का रीअरेंजमेंट है उसमें S हमारा लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद S6 आ रहा है। ठीक है ना, ये देखिए ऑल्सो आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब R के बाद S और S के बाद S6। ठीक।
अब हम यहाँ देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आर और एस, मतलब एस पे पी क्यू आर एस में एस पे एंड हो रहा हो। इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, और आर के बाद एस भी आ रहा है। तो यानी आर के बाद एस और एस के बाद S6। अब हमें ये चेक करना है कि क्या P के बाद Q, Q के बाद R आ सकता है, कहीं कोई मिसफिट तो नहीं हो रहा है, मतलब P के बाद Q, Q के बाद R। चेक कर लेते हैं कि सेंटेंस में entertainment may be principally found in the center pages of the newspaper, in some of the feature articles and in some local news stories। ठीक है, इसे बताया है कि उनको इन्फॉर्म करना और उनको इंटरटेन करना, उसमें से एक इंटरटेन वाली बात ले ली। ठीक, तो इसके मतलब S1 के बाद P बिल्कुल सही बैठ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं P के बाद Q सही बैठ रहा है। द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेस इज टू इन्फॉर्म। ठीक है, यहाँ इन्होंने बोला इन्फॉर्म और इंटरटेन, यहाँ इन्होंने इंटरटेनमेंट को बता दिया, अब बचा इन्फॉर्म, उसको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, P के बाद Q भी ठीक है। Most newspapers are published daily and the news reporters must make sure that they have up to minute news। ज़्यादातर न्यूज़पेपर डेली पब्लिश किए जाते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर्स को बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यानी कि S1 के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R और R के बाद S और S के बाद S6। तो PQRS जो हमारा ये है PQRS, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो आंसर क्या हो गया? 4th। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है पीओ में पूछे जाते हैं, बैंक पीओ में। ठीक है, बट एसएससी के लेवल से अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमको एंटोनिम बताना है, वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। ये कह रहे हैं जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है इसका हमें एंटोनिम बताना है। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस टूवर्ड्स द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर खन्ना है वो जो भूकंप के जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, उनके प्रति बहुत कैलस हैं। ठीक है, अब कैलस का मतलब क्या होता है? कैलस का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति बहुत ही कठोर हो, जिसके हृदय में कोई सहानुभूति ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कैलस। ठीक, तो ये कैलस जो है, इसका मतलब मैंने जैसे आपको बताया क्या होता है, कठोर, जो व्यक्ति सहृदय ना हो। ठीक, अब इस कठोर का हमें क्या बताना है? एंटोनिम। अब पहला दिया है रैशनलिस्टिक। रैशनल मतलब होता है तर्क और रैशनलिस्टिक मतलब होता है तर्कवादी कोई व्यक्ति हो। ठीक, अनसिंपैथेटिक, अनसिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति वाला व्यक्ति, सहानुभूति हीन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सहानुभूति ना हो। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति पूर्ण। नॉन डिप्लोमेटिक मतलब, डिप्लोमेटिक मतलब राजकीय, राजनीतिक, और नॉन डिप्लोमेटिक मतलब गैर राजनीतिक। ठीक है, तो कैलस मतलब कठोर, हृदय वाला, और सहानुभूति इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। तो इसका एंटोनिम हो गया क्या? सिंपैथेटिक। ठीक है, कठोर या सहृदय वाला जो व्यक्ति ना हो उसको बोलते हैं कैलस पर्सन। ठीक, तो सिंपैथेटिक हो गया इसका एंटोनिम। ठीक है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति पूर्ण, सहानुभूति पूर्ण, ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम। तो आंसर हो गया 3rd। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये कह रहे हैं कि जो उपयुक्त ऑप्शन है उसको ब्लैंक में फिल करिए। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। वो हमेशा मुझे याद दिलाती है, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमाइंड्स मतलब याद दिलाती है, दैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, कि मुझे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हैड, हैव, मस्ट, हैज। अब ये किसका क्वेश्चन है? सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है जो हिंट दिया है सेंटेंसेस में कि इसमें
ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है? अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वो हमेशा, ऑलवेज मुझे याद दिलाती है। ठीक है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है, साथ में ऑलवेज लगा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो आई हैड मतलब क्या हो गया? हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट हो गया। मस्ट क्या हो गया? आई मस्ट टू बी, ये तो बैठ ही नहीं रहा। आई हैज टू बी, आई के साथ तो हैज आता नहीं है, आई के साथ क्या आता है? हैव। तो शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव टू बी। आई हैव टू बी का मतलब जब भी आपको मॉडल के साथ टू बी लगा हो, इसका मतलब क्या होता है? फोर्स करना, फोर्सफुल सजेशन। ठीक है, दैट आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, कि मुझे थोड़ा और सावधान रहने की जरूरत है। केयरफुल मतलब सावधान। ठीक है, आई हैव टू डू मोर हार्ड वर्क, मुझे और अधिक हार्ड वर्क करने की जरूरत है, मुझे और अधिक कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो वहाँ पर जो मॉडल वर्ब होता है उसके साथ में टू बी, तो ये टेंस का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 14। समझ में आ गया ना? हैव इसलिए लगाया क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये कह रहे हैं जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका हमें एंटोनिम निकालना है। डू यू नो द ओल्ड अडज द शो मस्ट गो ऑन। ये कह रहे हैं अडज मतलब होता है कहावत, या हम लोग इसको बोलते हैं और क्या हिंदी में, लोकोक्ति या मुहावरे। ठीक है, तो द ओल्ड एडज क्या कह रहा है ये, कि ये जो पुरानी कहावत है, पुरानी प्रोवर्ब है, कि जो द शो मस्ट गो ऑन, कि शो जो है वो चलते रहना चाहिए। ठीक, अवश्य चलते रहना चाहिए। तो जो कहावत है इसका एंटोनिम क्या होगा? अजीब सा क्वेश्चन है, पूछ लिया मैंने। कहावत का, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, ऑप्शन सही मिल जाएगा। एडिक्शन मतलब होता है लत। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। रिबक मतलब होता है किसी चीज को, रिबक मतलब डांटना या मतलब मना कर देना, तो डांटना कह सकते हैं। मिसकंस्ट्रक्शन, मिसकंस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज का जो सही निर्माण ना हुआ हो। ठीक है, सही तरीके से ना बना हो। ठीक, तो हालांकि ये पूरा 100% तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन लत तो हो ही नहीं सकता, साहस हो ही नहीं सकता इसका एंटोनिम कहावत का, रिबक भी नहीं हो सकता, मिसकंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक, तो अडज मतलब होता है कहावत या प्रोवर्ब जो सही तरीके से कही गई हो, और मिसकंस्ट्रक्शन मतलब जो सही तरीके से ना बना हो। तो ये जो है वो इसके ज्यादा करीब है, तो दिस इज द आंसर। ठीक, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। गलत हमें जो स्पेलिंग वाला शब्द है वो बताना है। ठीक है, द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। तो जो कलेक्टर है उसने पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स मतलब पुष्पांजलि अर्पित करी स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी की मूर्ति को, प्रतिमा को, आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग, ध्वजारोहण के बाद। ठीक है, होस्टिंग द फ्लैग। तो ये क्या कह रहे हैं कि फ्लोरल पुष्प से संबंधित, बिल्कुल सही है। स्टैचू, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मूर्ति, ट्रिब्यूट्स, ये स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पे सही है, यही स्पेलिंग होती है ट्रिब्यूट्स की। ठीक है, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स मतलब होता है पुष्पांजलि। ठीक, और बचा क्या? होस्टिंग। अब ये जो होस्टिंग है ना, होस्ट, अब जब आप जिसे क्या कहते हैं ध्वज को फहराते हैं, ठीक है ना,
तो हम बोलते हैं होइस्टिंग द फ्लैग, HOISTING, होइस्टिंग द फ्लैग या होइस्टिंग फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पर गलती है। ये जो होस्ट है ना, ये भी सही वर्ड है। होस्ट मतलब होता है मेहमान नवाजी, होस्टिंग का मतलब होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, विच कंट्री इज होस्टिंग द नेक्स्ट एशियन गेम्स। ठीक, अब ये जो होस्टिंग है ना, मतलब कौन सा जो देश है वो नेक्स्ट एशियन गेम को होस्ट कर रहा है, वो वाला होस्ट तो है नहीं। यहाँ तो फ्लैग को होस्ट करने की बात हो रही है। जब फ्लैग को होस्ट करने की बात होती है तो होस्टिंग ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती है कि जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो ये है, बाकी सब सही थे, यानी आंसर हमारा हो गया 4। ठीक, चलिए एक जीएस का क्वेश्चन भी बताइए, मैं क्लास में भी कभी कभी पूछता हूँ, इसका आंसर बताइए। ठीक है, कौन से ईयर में हो रहा है नेक्स्ट एशियन गेम, और नेक्स्ट एशियन गेम को कौन सा कंट्री, कमेंट में इस क्वेश्चन के नीचे बताइए, लिखिए कि कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है एशियन गेम्स को और किस ईयर में हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये जो ईडियम दिया हुआ है इसका मीनिंग बताना है। ईडियम क्या है? टू किक द बकेट। बकेट मतलब बाल्टी, किक मतलब लात मारना, बाल्टी को लात मारना। ठीक, तो उसका हो गया शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग। हमें बताना है एक्चुअल मीनिंग। टू बी इल, टू बी इल का मतलब क्या होता है? बीमार होना। बी सैड का मतलब क्या होगा? दुखी होना। बी हैप्पी मतलब खुश होना। टू डाई मतलब मरना। अब टू किक द बकेट का मतलब होता है ना मरना, टू डाई। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एवरी वन ऑफ अस विल किक द बकेट वन डे। हम में से हर कोई एक दिन मरेगा या उसको मरना होगा। उसका मतलब किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब टू डाई, मरना। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो वर्ड है अंडरलाइन, इसका एंटोनिम निकालना है। ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। सभी ने उसे समूह में शामिल होने के लिए मजबूर किया। कंपेल्ड मतलब होता है मजबूर करना। ठीक, डेमर, डेमर का मतलब होता है आपत्ति, ऑब्जेक्शन। ऑब्स्क्योर्ड का मतलब होता है कोई चीज ऑब्स्क्योर्ड है मतलब वो अस्पष्ट है। कन्फेस्ड मतलब होता है कबूल करना, स्वीकार करना। और इंड्यूस्ड मतलब होता है किसी प्रेरित करना, जोश में आके कोई आदमी प्रेरित होता है। तो उसे सब लोगों ने, सभी ने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया। ठीक, तो मजबूर की जो एंटोनिम है वो आपत्ति तो नहीं होगी, डेमर नहीं होगा, ऑब्स्क्योर्ड अस्पष्ट भी नहीं होगा, कन्फेस्ड कबूल भी नहीं होगा, इंड्यूस्ड होगा। मतलब किसी को आप कोई काम करने के लिए कंपेल कर रहे हैं और किसी को आप कोई काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या खुद ही प्रेरित हो रहा है वो, तो मजबूर करने का उल्टा क्या हुआ? प्रेरित करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, एंटोनिम इंड्यूस्ड। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको हमें अप्रोप्रिएट उपयुक्त ऑप्शन से रिप्लेस करना है। द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन। लड़के और शिक्षक जीतना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो इस सब्जेक्ट में एक बॉयज है और सब दूसरे सब में टीचर हैं, तो यानी कि क्या हो गया? प्लूरल, बॉयज और टीचर। जबकि वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है क्या, तो वर्ब को वो बना देता है सिंगुलर। तो सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए। यहाँ पर है सिंगुलर और ये क्या है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल है जबकि वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होगा? want to win. The boys and the teacher want to win. ये सही है।
ठीक, अगला क्वेश्चन, सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ चाहिए, PQRS का क्वेश्चन आ गया फिर से। चलिए कर लेते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं इसको। मैं हिंदी में इसलिए ट्रांसलेशन कराता हूँ कि इसी बहाने थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप मतलब सब समझेंगे ना तभी PQRS कर पाएंगे, पेपर में भी अगर आया तो। The outcome is much more likely to be favorable if there is substantial international aid than if there is not. यदि पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलती है तो परिणाम अनुकूल होने की संभावना अधिक होती है बजाय इसके कि जब नहीं मिलती है इंटरनेशनल एड। Many of the underdeveloped countries will promote the growth of their economies in one way or the other, no matter whether they receive substantial outside aid in the process or not. कई अविकसित देश किसी न किसी तरीके से इन वन वे और द अदर, किसी न किसी तरीके से अपनी जो ग्रोथ है, अपना जो विकास है उनकी अर्थव्यवस्था को, उसको बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे। नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट, भले ही उनको इस प्रक्रिया में पर्याप्त बाहरी सहायता मिले या ना मिले। ठीक, बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन नॉट ओनली लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल। पर्याप्त सहायता से मेरा तात्पर्य ये है कि न केवल टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता, बल्कि कैपिटल सहायता भी, पूंजी की सहायता भी। द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट हाउ एवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ एंड अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल। तो हाउ एवर, हालांकि जो चरित्र है उस डेवलपमेंट का वो बहुत मजबूती से प्रभावित होने की संभावना है प्रकार से एंड मात्रा से। जो एड की मात्रा है, जो सहायता की मात्रा है और जो सहायता का प्रकार है, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होने की संभावना है। ठीक, अब ये तो बहुत ही ईजी है। क्यों? देखिए आपको ये जो PQRS है ना, ये आपको बहुत सारे हिंट दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। जैसे अब यहाँ देखिए लिखा है ना, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट की बात आ गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात आई है, ये उस डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसके पहले लिखा है बाई सब्सटेंशियल एड आई मीन, यानी कि पहले सब्सटेंशियल एड की बात करी है और उसके बाद कह रहे हैं बाई सब्सटेंशियल एड, मेरा मतलब ये है, आई मीन मतलब मेरा ये है, सब्सटेंशियल एड कहने का मतलब मेरा ये है कि ओनली लार्ज अमाउंट्स, कि केवल लार्ज अमाउंट्स का ही नहीं। ठीक, अब यहाँ देखिए लिखा है सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड, यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया है सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड को। ठीक, पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहायता को, और उसके बाद इस सब्सटेंशियल एड को का अर्थ बताया है। इसका मतलब ए के बाद सी आना तय है, यानी कि ए के बाद सी आना तय है, ये हो गया। दूसरी बात यहाँ मैंने आपको पहले बताई थी, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट का जो चरित्र है, उस विकास का जो चरित्र है, दैट डेवलपमेंट मतलब यहाँ देखिए बात कर रहे हैं ना, मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज। डेवलपमेंट वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज का मतलब वही है ना, विकास को बढ़ावा देना, मतलब डेवलपमेंट करना। इसका मतलब ये जो दैट डेवलपमेंट है, ये इस डेवलपमेंट को बता रहा है, यानी कि बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो हमें एक बात ये तय हो गई और एक बात ये तय हो गई कि बी के बाद डी आएगा और ए के बाद सी आएगा। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन है। देखिए बी के बाद डी भी है और ए के बाद सी भी है, बी के बाद डी भी है और ए के बाद सी भी है। ठीक, तो यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन हो रहा है, मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज इन वन वे और द अदर, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। बी इंट्रोडक्शन दे रहा है, डी यहाँ से, उसके बाद ए और सी। तो ये बिल्कुल हमारा सही बैठ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से PQRS में आपको हिंट मिलते हैं और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, लिंक बैठाना पड़ता है। अच्छा इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, तो बस आपने लिंक बैठा दिया, ऐसे हो गया। ठीक, चलिए तो चलिए हमने 20 क्वेश्चन कर लिए
और अब हमारा 21वें क्वेश्चन से शुरू होता है ये क्लोज टेस्ट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका हिंदी में मतलब भी समझ लेते हैं। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। ठीक है, अब डैश क्या आएगा, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये टिपिकल, टिपिकल मतलब होता है कोई विशिष्ट चीज, ह्यूज मतलब विशाल, द एक आर्टिकल होता है इंग्लिश ग्रामर में और ए भी एक आर्टिकल होता है। तो यहां पर क्या आर्टिकल आएगा, यहां आर्टिकल आएगा द। क्यों आएगा, क्योंकि जो डेफिनिट आर्टिकल होता है द, वो किसी विशिष्ट चीजों के लिए आता है, ऐसी चीज जो अपने आप में ही एक हो या जिसकी हम बात कर रहे हों। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो सौर मंडल है ये केवल एक ही है विश्व में, डेफिनिट है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, द। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, यस्टरडे कल। ठीक, और अगर हमें एक विशिष्ट लड़के की बात बतानी हो तो हम क्या बोलेंगे, आई सॉ द बॉय हु स्टोल योर पर्स। मैंने वो लड़का देखा जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। तो यहां वो लड़का आया, स्पेसिफिक लड़का, विशिष्ट लड़का, तो क्या आया, द। ठीक, चलिए। इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। यह लगभग एक पूर्ण गेंद है गरम प्लाज्मा की। नियरली परफेक्ट मतलब लगभग पूर्ण गेंद है हॉट प्लाज्मा की, गरम प्लाज्मा की। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स। सूर्य ने हमें प्राचीन काल से ही प्रेरित किया है। एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन काल, और इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित। इट इज सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन डैश अराउंड द वर्ल्ड। ये केंद्र है पौराणिक कथाओं का और धर्म का। ठीक है, रिलीजन मतलब धर्म, माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाओं, पौराणिक कथाओं और धर्म का केंद्र है इन डैश अराउंड द वर्ल्ड। विश्व के चारों तरफ या पूरे विश्व में ये पौराणिक कथाओं और धर्म का केंद्र है। अब यहाँ डैश क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, कल्चर मतलब संस्कृति, प्रोसेसेस मतलब प्रोसेसेस मतलब किसी चीज का प्रोसेस, गवर्नमेंट प्रोसेसेस। सीन मतलब दृश्य, और टाइप मतलब प्रकार। ठीक, तो ये विश्व में पौराणिक कथाओं का और धर्म का किसका है, कल्चर्स। जितनी भी इस विश्व की संस्कृतियां हैं उनकी पौराणिक कथाओं और उनके धर्म का ये केंद्र है, क्या, सन। ठीक, इट कीप्स अवर प्लेनेट वार्म एनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। ये हमारे ग्रह को, ग्रह की जीवित चीजों के लिए पर्याप्त गर्म रखता है। ठीक है, ये हमारे ग्रह को गर्म रखता है, एनफ मतलब पर्याप्त गर्म रखता है, ताकि जो जीवित चीजें हैं वो ग्रो कर सकें, बढ़ सकें। इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी। ये हमें प्रकाश देता है ताकि हम देख सकें। आइए अगला। इट इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये अभी तक का, इट इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रमुख डैश ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। विश्व, अर्थ में, पृथ्वी में जो एनर्जी है, उस ऊर्जा है, उसका अभी तक का सबसे बड़ा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है इशारा। सोर्स मतलब होता है स्रोत। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, और सिंबल मतलब प्रतीक। तो सूर्य जो है वो
अभी तक का एनर्जी का, ऊर्जा का क्या है? सोर्स है ना, स्रोत है। पृथ्वी पर एनर्जी का, और एनर्जी फॉर लाइफ का क्या है? सोर्स है, स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड डैश द अर्थ। यह लगभग, यह कितना चौड़ा है? इट इज अबाउट 100 टाइम, ये पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा चौड़ा है। ठीक है। अबाउट मतलब लगभग, ये पृथ्वी से लगभग 100 गुना ज्यादा चौड़ा है। अच्छा, अब यहां आया है एज वाइड। अब वाइड किसके लिए प्रयोग हो रहा है? इट के लिए, सूर्य के लिए। ठीक है ना। तो जब भी आप किसी भी जगहों पर किसी चीज की क्वालिटी की तुलना किसी और चीज से करते हैं तो वहां हम क्या लगाते हैं? एज डैश एज। ठीक है। तो यहां क्या आएगा? इट इज अबाउट 100 टाइम एज वाइड एज द अर्थ। जैसे हम बोलते हैं ना कि शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर। वो अपने भाई जितनी ही लंबी है। तो देखिए एज टॉल एज आया ना। तो जब भी किसी चीज की क्वालिटी की तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो हम एज के बीच में वो क्वालिटी लगाते हैं। तो इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड एज अर्थ। तो ये एज आना चाहिए यहाँ पे। फोर्थ देख लेते हैं। अबाउट, एज, लाइक, देन। तो एज आंसर हो गया इसका। तो सीधे सीधे, कुछ और देखना ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप नेक्स्ट? इफ देयर वर नो सन, अगर सूर्य नहीं होता, मैनी थिंग्स वुड नॉट अकर, बहुत सी चीजें नहीं होती। ठीक। लाइक फोटोसिंथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच वुड हैव कॉज्ड नो डैश ऑफ लाइफ। इफ देयर वर नो सन, अगर सूर्य नहीं होता, मैनी थिंग्स वुड नॉट अकर, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें नहीं होती। जैसे कि फोटोसिंथेसिस और या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है। विच वुड हैव कॉस्ट, जो कि कारण बनती डैश ऑफ लाइफ। किस चीज का लाइफ? स्किल मतलब कौशल, एंड मतलब अंत, इनहेंसमेंट मतलब किसी में सुधार या उन्नति, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। ठीक है। तो यहां क्या होगा? अगर सूर्य नहीं होता तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, जैसे फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन की उपस्थिति, जिनसे कि विच वुड हैव कॉज्ड नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिससे कि जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक है। चलिए, फोटोसिंथेसिस समझते हैं ना आप लोग, बायोलॉजी अगर पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। तो जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी, पानी, ये सब लेते हैं और इससे क्या कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीजन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। चलिए, तो हमारे ये पांचों क्वेश्चन हो गए। 21 में हमारा आंसर था द, 22 में हमारा आंसर था कल्चर, 23 में हमारा आंसर था सोर्स, 24 में हमारा आंसर था एज, और 25 में हमारा आंसर था एग्जिस्टेंस। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये 14 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने अच्छे तरीके से समय लेके समझकर हिंदी में ट्रांसलेट करके कर लिया। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे और हमने मिल के इसको आज अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अब आपका काम है कि आप एक नोटबुक लेके जितनी भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ सबको नोट करते जाइए। ठीक है। थैंक यू सो मच।